अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। जॉय ऑफ जस्टिस हमारी लॉ फर्म और उसी का शो हम आपके लिए लेके आते हैं। उसमें आपसे मुलाकात हम कराते हैं जॉय ऑफ जस्टिस के एडवोकेट से, और कोई एक टॉपिक पर सैर हासिल गुफ्तगू होती है। हम जो सवालात हमसे अमूमी तौर पे पब्लिक से आते हैं जॉय ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पे, जॉय ऑफ जस्टिस के फेसबुक पेज पे, या टेलीफ़ोन करके वो सवालात हम अपने एडवोकेट से पूछते हैं और वो जवाबात देते हैं। पहले मैं आपका तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ राना बलीगुर रहमान साहब तशरीफ़ रखते हैं जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, और उनके साथ मिस निदा असलम हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं साद सलमान परवेज़ साहब, और उनके साथ हैं बारान शेरवानी साहब। आप तीनों जो हैं एडवोकेट्स हैं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरे साथ नदीम नूर साहब हैं, सीनियर काउंसलर हैं, और मिस मनहल ख़ान और मिस वजीहा दोनों क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं विलिंग वेज में। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, और वो सवाल ये है कि जॉय ऑफ जस्टिस के अगराज़ व मकासद क्या हैं? बुनियादी तौर पे जब ये आइडिया लॉन्च किया गया तो इसके पीछे जो था एक जो सुकम है, जो कि कोई भी शख्स जब वो किसी कानूनी मदद हासिल करने के लिए रब्ता करता है और उसको सामना करना पड़ता है जिन मुश्किलात का, तो कोशिश की गई कि इन मुश्किलात को ख़त्म करके एक इदारे की शक्ल में कोई इदारा बनाया जाए जो कि कानूनी मदद फराहम करे। और ना सिर्फ ये कि इसमें जितनी भी जिद्दत इस वक्त दुनिया में टेक्नोलॉजी की शक्ल में मौजूद है वो तमाम के तमाम इक्विपमेंट्स में लोगों को हासिल हों जिसके ज़रिए वो अपने केस का फॉलोअप कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें, उसका उनके पास रिकॉर्ड हो और वो सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हों। प्लस इसमें ये है कि इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में मौजूद हो। ना सिर्फ ये कि आपको तो पूरे पाकिस्तान के लिए हर शहर के लिए वकला अवेलेबल हो, दोनों के लिए एक फ़ोरम की शक्ल में मौजूद है। रादर मैं इसको कहूँ कि इदारे से ज़्यादा ये फ़ोरम है जो कि वकला के लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी है, कि वकला भी हमारे साथ इंगेज होते हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, और इसी तरह से जो हमारी शराइत हैं या आप जिस तरह कह लें कि जो एक SOP डिज़ाइन किए गए हमारे इदारे के, उन शराइत और उन ज़वाबित के तहत चलते हुए वो क्लाइंट्स को सर्विसेज फराहम करेंगे। ऐसे ही क्लाइंट्स के पास भी ऑप्शन है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी उनको कोई मसला पेश आता है तो वो हमारे इदारे की सर्विसेज हासिल कर सकते हैं, और उसके लिए हम तमाम जगह के ऊपर जब फुली ऑपरेशनल होंगे तो हम उनको तमाम के तमाम जगह पर ये सहूलियात फराहम करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो इसका मकसद था वो था शफाफियत, कि आप मदद हासिल करने गए हैं तो आपको तमाम की तमाम ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, आप तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके सामने बिल्कुल साफ़ होंगी। आपको पता चलेगा कि आपका केस किस रुख किस पैराए पे चल रहा है और आप जो सर्विसेज ले रहे हैं वो किस तरह से फराहम की जा रही है। अगर मैं मिस निदा से पूछूं कि आपके ख़्याल में इसके SOPs क्या हैं? सर, हमारी फ़र्म इस आइडिया के जो इस फ़र्म के SOPs हैं वो पे एज़ यू गो पे हैं। अमूमन होता ऐसा है कि जब आप किसी लॉयर के पास जाते हैं और अपना केस जो है उनको देते हैं वो केस प्रोसीड करने के लिए, तो जब फ़ी की बात आती है तो अमूमन एक भार सा आ जाता है कि हमें समटाइम्स पूरी फ़ी पे करनी पड़ती है जो कि क्लाइंट नहीं कर सकता, या फिर समटाइम्स ऐसे शराइत तय होती हैं कि आधी फ़ीस पहले दे दें और आधी आप जो है कुछ दिनों बाद दे दीजिएगा। तो उसमें क्लाइंट्स के ऊपर थोड़ा सा भार आ जाता है, एक प्रेशर आ जाता है कि उन्हें अमाउंट अरेंज करनी है। अगर एक अच्छी हैवी अमाउंट है उस केस की, रिगार्डिंग द केस किस नौइयत का है, तो पे एज़ यू गो का कॉन्सेप्ट हम जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो कट डाउन करेंगे हम हर चीज़ को। जिस तरह से हम उसका एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म, एक प्रॉपर परफॉर्मा बना देंगे जिसके अंदर ब्रेक डाउन मौजूद होगा, और केस जिस जिस स्टेज पर होगा, जिस जिस नौइयत पे पहुंचेगा, क्लाइंट को उसी हिसाब से पे करना होगा। ठीक हो गया। साथ साहब, अगर कोई क्लाइंट लाहौर से बाहर का है, गुजरांवाला का है, सियालकोट का है, या किसी और दूर दराज इलाके का है, वो हमसे यानी जॉय ऑफ जस्टिस के एडवोकेट से कैसे रब्ता करे? सर, इसमें यह है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। जिस तरह आप कह लें कि फ़ेसबुक पे वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, या नंबर्स हमारे अवेलेबल हैं, हमसे उधर रब्ता कर सकते हैं। अब हम एक्चुअली अभी क्योंकि हम लोग लाहौर से ऑपरेशनल हैं तो यहाँ से हम लोग जितना भी उनको हेल्प कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं बज़रिया टेलीफोन या ऑनलाइन, तो वो तो हम कर देंगे। जाके ये है कि प्लान इवेंचुअली यही है कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर हम हर एक को केटर करें। उसमें फिर हम लोगों ने लॉयर्स के लिए स्पेशली ये किया था कि हमने उन्हें कहा था कि डिफरेंट शहरों में लॉयर्स हैं, उन्हें कहा कि अपनी आप एक 10 मिनट्स की डेली रूटीन की लॉ रिलेटेड अपनी एक वीडियो बनाएं, वो हमसे शेयर करें ताकि हम उन्हें अपलोड करें।
एक था कि हम हायरिंग इस तरह करेंगे कि हमें पता हो कि आप हमें ज्वाइन करें, और उसके बाद फिर जिस तरह अगर हमें सरगोदा से या सियालकोट से कहीं से भी कोई अगर क्लाइंट कांटेक्ट करता है, तो जो लॉयर्स हमारे साथ पैनल पे आएंगे तो फिर हम उन्हें बताएं कि जी ये लॉयर ये है क्लाइंट, इनको असिस्टेंस चाहिए, तो वो फिर ताकि वहाँ पर जाके उन्हें असिस्ट कर सकें। बाकी ऑनलाइन मदद के लिए तो हम लोग पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल। बारान साहब, जैसे अभी साथ बता रहे थे, क्लाइंट्स जो हैं वो ऑनलाइन भी मदद हासिल कर सकते हैं क्योंकि हेड ऑफिस जो है लाहौर में है, जेल रोड में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि वकला अपने शहरों में रहते हुए जॉय ऑफ जस्टिस के फोरम से कैसे क्लाइंट्स को डील करेंगे? सर, हमारा जो जॉय ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो एक प्लेटफॉर्म है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस लॉयर्स की सूरत में हैं, ब्रांचेस डिफरेंट सिटीज़ के अंदर हैं। हम एक पोर्टल डिज़ाइन कर रहे हैं, एक इस तरह का जो है हम अपना मैकेनिज़्म डिज़ाइन कर रहे हैं जहां लॉयर्स जो हैं उनको भी इनवाइट किया जाएगा कि जो हमारा स्टैंडिंग SOPs हैं आप उसके मुताबिक क्लाइंट्स को डील करें। अगर हमारा पे एज यू गो का कॉन्सेप्ट है, हमारा ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है, या हमारा कंप्लेंट डीलिंग का कॉन्सेप्ट है कि कोई अगर रिव्यू देता है हमारी सर्विसेज के बारे में, उसको हमने कैसे एक्नॉलेज करना है और उसके ऊपर कैसे हमने कंस्ट्रक्टिवली वर्किंग करनी है, तो इन सारी चीज़ों को हमने ऑप्ट किया है। अभी तक यह सारी चीज़ें हम ऑप्ट कर चुके हैं। अब हमने ये जो चीज़ें हैं दूसरे शहरों में फैलानी है, और उसके लिए हम लॉयर्स को इन्वाइट कर रहे हैं कि वो आएँ, वो हमारे साथ मिलें, जॉय ऑफ जस्टिस का हिस्सा बने और जॉय ऑफ जस्टिस के SOPs को फॉलो करते हुए वो लिटिगेशन करें और लोगों की दाद रसी करें, जिसमें लोगों को बर्डनाइज ना किया जाए, लोगों की जो वकला से आम जो शिकायत हैं उनको दूर किया जाए। और अगर आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन नहीं हैं तो पे एज यू गो का कंसेप्ट भी हमने इसीलिए दिया कि आप जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी आप उसी प्रोसीडिंग्स का हमें चार्ज करते रहेंगे, और देन जहां आपको लगता है कि आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन नहीं हैं आप सर्विसेज टर्मिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप रिव्यू भी देंगे, आप हमारी सर्विसेज का रिव्यू भी देंगे कि कहाँ कोई खलिश पैदा हुई है, कहाँ कोई एम्प्टीनेस थी जो आपको वेग लगी है चीज़, तो वो आप रिव्यू देंगे जिसे हम प्रॉपर्ली एक्नॉलेज करेंगे और उसको रेक्टिफाई करते हुए अगली दफ़ा उससे भी बेहतर सर्विसेज देंगे। तो ये हमारा जनरली कॉन्सेप्ट है जिसमें हम तमाम शहरों से, सिर्फ लाहौर की हद तक नहीं, ये तो एक मेन ब्रांच होगी, हमारी हेड ऑफिस होगा जहाँ से ऑपरेट किया जाएगा तमाम शहरों को, लेकिन लॉयर्स के लिए ये जॉय ऑफ जस्टिस एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि वो यहाँ पे आएँ, यहाँ ज्वाइन करें जॉय ऑफ जस्टिस को और अपने शहरों में लोगों की दाद रसी करें जो मैकेनिज़्म हमने डिज़ाइन किया है उसके अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच। राना बलीगुर रहमान साहब, हम हर हफ्ते किसी न किसी टॉपिक पे शो करते हैं, जो मुख्तलिफ हम टॉपिक्स पे बातचीत करते हैं, सवाल उठाते हैं, आप सब लोग जवाब देते हैं, उससे कैसा फीडबैक आपको लॉयर्स कम्युनिटी से मिल रहा है? ख़ास तौर पे आप यहाँ पे लाहौर में हैं, हाई कोर्ट जाना होता है आपका, लोअर कोर्ट्स में जाते हैं, लॉयर्स कम्युनिटी का कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको और क्लाइंट्स का कैसा फीडबैक मिल रहा है? बहुत पॉजिटिव है, मतलब बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जो कि जिनको हम एज ए फील्ड में टीचर एज ए उस्ताद मानते हैं, तो मुझे काफ़ी सीनियर्स ने कॉल करके बाकायदा तौर पे अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छी बात है, मतलब एक अच्छा इम्प्रेशन है, एक सॉफ्ट इमेज जो मुआशरे के अंदर इस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो बिगाड़ में है उसमें एक अच्छे इमेज के तौर पे है कि लोगों के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प मौजूद है। देखिए, आपने कोई भी लेने के लिए जाना है, अगर आप वो सीधे रास्ते पे चल पड़ेंगे तो आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो लोगों का जो आम फीडबैक यही है कि अच्छा इस चीज़ को तो हमें पता ही नहीं था, ये हम इस तरह से कर सकते हैं, कम से कम उन्हें एक होप, एक रास्ता मिल जाता है, उस पर वो चलते हुए कोशिश कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों ने हमें कांटेक्ट किया कि जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आपने मुझे ये बताया इसके लिए मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा आपके बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप आसान उर्दू में एक दरख्वास्त लिखें, इस तरीके से आपने हमसे रहनुमाई ली है, आप इसके मुताबिक कोर्ट को खुद से अप्रोच कर लें, आप किसी को अफोर्ड नहीं कर सकते आप अपना केस खुद लड़ लें, आपको हम ऑनलाइन रहनुमाई फराहम कर देंगे। तो एक शुक्रगुजारी का एक पॉजिटिव बहुत अच्छा जेस्चर, और ख़ासतौर पर लोगों को, ख़वातीन का बहुत एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है इसमें, जो सिर्फ हमसे ऑनलाइन रहनुमाई लेते हैं और अपने केसेस को खुद से देख रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि निकाहनामा और उसको भरना, उसके अंदर क्लॉजेस क्या होती हैं, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं मगर इसको दोबारा टच कर रहे हैं। जहेज़ क्या चीज़ है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है, और जो दुल्हन को गिफ्ट्स दिए जाते हैं वो उनकी कानूनी हैसियत क्या है, इस पे हम आज सारी बातचीत करेंगे और सवाल भी करेंगे।
पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, निकाह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। पाकिस्तान में निकाह करने के लिए ज़रूरी है कि निकाह की कवाइफ व शराइत निकाहनामा पर दर्ज हों। कौन कौन सी दफ़ात निकाहनामा में शामिल होती हैं? जी बहुत आपका एक वो सवाल है जिसमें से हम में से सबका वास्ता पड़ता है, और मैंने अभी तक तो ये एक्सपीरियंस किया कि सबसे ज़्यादा कैजुअली जो है इस डॉक्यूमेंट को लिया जाता है, जिसमें कि कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होती है दूल्हा दुल्हन की या उनके पेरेंट्स की। अमूमी तौर पे जो निकाह ख्वान हजरात होते हैं वो इसको फिल कर देते हैं, वो एक दो चीज़ पूछते हैं, और जिसकी वजह से एक बहुत अहम लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपकी अगली ज़िंदगी की शुरुआत में आपके सारे राइट्स को डिटरमिन कर रहा होता है। क्योंकि उलमाए कराम और कानूनी माहिरीन ने मिल के ही आइली कवानीन बनाए हैं, और इस निकाहनामे को बनाने का मकसद भी ये था कि बहुत सारी जो मुश्किलात आगे चल के आती हैं उनको यहाँ से कवर अप किया जाए। मैं चाहूँगा कि हमारी टीम ज़रा स्क्रीन के ऊपर निकाहनामा भी दिखा दे ताकि लोगों की रहनुमाई में आसानी हो। मैं बहुत ही मुख्तसर सा, जिस तरह कि अब ये देखें, अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा तो आपकी राइट साइड पे जो पर्थ है इसके अंदर शुरू के अंदर तमाम कवाइफ होते हैं, ये तो अमूमी तौर पे फिल किए जाते हैं। लेकिन अगर इसके बाद देखें, अगर आप जहाँ से शुरू होता है 13 नंबर के ऊपर, 13 नंबर के ऊपर, यहाँ से आपके वो जो राइट्स हैं जो कि डिटरमिन करते हैं आपके, सबसे पहले इसमें महर की रकम है जिसको डावर अमाउंट कहते हैं, हक़ महर कहा जाता है। इसके अंदर ये कॉलम होता है जिसके अंदर अमूमी तौर पे पहले तो बहुत अरसा तक शरई हक़ महर की इस्लाह चलती रही, 32 रुपये लोग भर देते थे, वक्त बढ़ा तो वो 500 और 5000 पे चला गया। तो अब इसको आपको ज़रूरी है कि आप ये वो हक़ है जो कि शरीयत ने आपको दिया है, तो आप इसको उसकी जो इस्तात है दूल्हे की, जो कि उसकी इनकम है उसके मुताबिक इसको फिल करें और इस मुकम्मल रकम के साथ फिल करें। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 14 नंबर के ऊपर एक महर की रकम कितनी मुअज्जल और गैर मुअज्जल, ये एक बड़ा यूजुअल टर्म है जो लोग नहीं समझते। मुअज्जल से मतलब वो होता है कि वो वाला हक़ महर जो कि अब शादी के मौके ऊपर दूल्हा अदा कर रहा है वक्त निकाह, और गैर मुअज्जल वो जिसको डेफर्ड डावर कहते हैं जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो हम इसको बहुत लाइटली सा लेते हैं, इसको अच्छी तरीके से फिलअप नहीं करते। यहाँ पर आपको बहुत वाज़े अंदाज में लिखना चाहिए कि इतनी रकम अदा कर दी गई है और इतनी रकम नहीं अदा की गई है, ताकि अगर किसी वजह से कोई डिस्प्यूट अल्लाह ना करे पैदा हो तो आपका राइट है, आप उसको वापस क्लेम कर सकें। इसके बाद अगर आप देखें तो 15 के अंदर जो हक़ महर के हवाले से ये कहा गया कि बाकायदा तौर पर इसको एलेबरेट करने के लिए कहा गया कि हक़ महर का हिस्सा शादी के मौके पर अदा किया गया, अगर किया गया तो किस कदर। जी, इसको आप हमेशा देखेंगे कि लाइन मार के, कभी किसी ने नहीं देखा, मैंने तो किसी को नहीं देखा कि इसको मुकम्मल तौर पे फिल करे, लाइन मार के काट दिया जाता है। आपको प्रॉपरली यहाँ पर नरेट करना चाहिए कि कितनी रकम जो है वो अदा कर दी गई है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई गोल्ड है या कुछ भी है, तो वाज़े तौर पे आप लिखें कि ये रकम मिल गई है या ये मिलने के लिए मुकर्रर हुई है जो नहीं मिली है। इसके बाद अगर आप देखें तो इसके बदले अगले नेक्स्ट 16 में ये भी ऐड किया गया कि अगर आप हक़ महर देते वक्त उसके साथ कोई प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं, अच्छा, तो ये इतना अहम हक़ है कि आपको यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी मेंशन कर दें तो वो प्रॉपर्टी उसका हक़ महर का हक़ बन जाती है। तो ये भी एक वो लाइन है जिसको खाली छोड़ दिया जाता है। अब प्रॉपर्टी अगर आपने मेंशन करवाई अपनी बेटी के या जिसके भी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो कि अब शरई तौर पे भी उसका हक़ है, तो आप उसको ज़रूर इसके अंदर मेंशन करें। ठीक। इसके बाद अगर आप 17 पे देखें तो आप कंडीशन भी इम्पोज कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है, आप उसमें उसका कोई मंथली पॉकेट मनी मुकर्रर करवा सकते हैं, कुछ भी आप जो चाहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी की आपकी बेटी के लिए हो, तो आप यहाँ पर ये कंडीशन मेंशन करवा सकते हैं। इसके बाद 18 नंबर के ऊपर जो है वो ये है कि अगर शौहर जो है वो अपनी बीवी को तलाक का राइट दे देते हैं, लेकिन अगर तलाक का राइट नहीं है तो उसको फिर अदालत से रुजू करना पड़ता है अगर खातून ने वो शादी ख़त्म करनी है, जबकि निकाहनामे में ये हक़ मौजूद है, लेकिन शादी करते वक्त इसको इग्नोर कर दिया जाता है। आप यहाँ पर लिखवा सकते हैं कि आपकी उसको बीवी को हक़ है, और इसके साथ शौहर के पास भी ये है कि वो उसके ऊपर फर्दर जो 19 के अंदर है, अगर आप देखें कि वो इसके ऊपर इस हक़ को इस्तेमाल करने पर कोई पाबंदी लगवाना चाहे तो वो भी ये मेंशन कर सकता है। और इसके बाद अगर देखें कि 20 नंबर के ऊपर है, आए शादी के मौके पर नानो नफ़का वगैरह से मुताल्लिक कुछ दस्तावेज़ तैयार की गई। आप एक कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो जैसे वेस्ट के अंदर एक वो प्री मैरिटल जो एग्रीमेंट्स किए जाते हैं और वो चीज़ जो की जाती है वो यहाँ पर भी है, आप कुछ दस्तावेज़ तैयार कर सकते हैं जिसमें आपको डॉक्यूमेंट के अंदर लिख सकते हैं कि ये शादी के मौके पर इतनी इसके ऊपर शराइत की गई हैं, ये इस तरह से इसकी पॉकेट मनी पे करेगा या इस तरीके से ये इसको प्रॉपर्टी पे करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। और उसका जिक्र आप एक उसकी जो कह लें कि सरसरी सा जिक्र इस दस्तावेज़ के साथ इसमें करें, तो ये आपका लीगल राइट बन जाएगा, जिसको कल को आप अदालत में अगर खुदा न खास्ता आपको जाना पड़े तो आप प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें दूसरी शादी से मुतालिक जो है वो भी कहा गया कि अगर दूल्हा जो दूसरी शादी कर रहा है
और ये बाकी अगर उससे आ जाते हैं। जो खातून के हक़ के लिए ये जो मैंने आपको कंडीशंस पढ़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये देखें तो ये निकाहनामा आपके सामने है और ये डायरेक्टली इसको लाइन मारी, ये फील्ड निकाहनामा है जो कि ऑलरेडी जिसके ऊपर शादी रजिस्टर्ड हो चुकी हुई है, और हम यही एक रूटीन प्रैक्टिस के अंदर है कि हम इसको क्रॉस कर देते हैं। तो आप ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी बेटी के बारे में, अपनी बहन के बारे में इतने विजिलेंट हैं तो उसके तमाम हुकूक को आपको कानून फराहम करता है, उसको आप ज़रूर महफूज बनाइए। मगर आपने वो जो दूल्हा वाली बात थी, 2-3 जो क्लॉजेज आखिरी थी, वो आपने हज़फ मैं हज़फ नहीं कर दी है, लेकिन वो क्योंकि अमूमी तौर पे इस तरह की रवायत नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर के 2 से 3 शादियों वाली, तो उसके अंदर ये है कि अगर उसने कोई दूसरी शादी कर रहा है तो फिर वो कहते हैं कि अगर आपने सालसी कौंसल से कोई सर्टिफिकेट लिया है, शादी कर रहे हैं, तो फिर ज़रूरी आप सालसी कौंसल से सर्टिफिकेट लें, और सर्टिफिकेट के इधर जिक्र होता है, यानी कि अगर पहली बीवी इजाज़त दे भी दे तो तब भी कानून उसको दूसरी शादी का हक़ नहीं देता। और वो कहता है कि चेयरमैन सालसी कौंसल को अप्लाई करे, वो सुनने के बाद मियाँ बीवी के बाद फिर वो इजाज़त देंगे तो फिर वो दूसरी शादी कर सकता है। अगरचे कि इसके ऊपर इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने इसको गैर शरई करार दे दिया है, लेकिन अभी तक बहरहाल ये कानून यही है कि उसको सालसी कौंसल के पास अप्रोच करना होगा। बारहान साहब ने तो पहली भी नहीं की, मगर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, जो बलीग साहब ने बात की है वो एक्सप्लेनेटरी है, काफ़ी एक्सप्लेनेटरी है, और उसमें सारा बता दिया गया है। लेकिन जो नई इक़दार हैं और जो नए फ़ैसले हैं हमारे कोर्ट्स के, उसके हिसाब से निकाह नामे को रिवाइज़ करना ज़्यादा बेहतर है कि अभी जो बना हुआ निकाह, हाँ जी, जैसे अभी बलीग साहब ने जैसे बलीग साहब ने बताया कि दूसरी शादी की कंडीशन को गैर शरई करार दे दिया गया है, तो इस हवाले से अगर कोई एक ठोस जो फ़ैसला है वो अपने इख्तिताम पे पहुंच जाता है, और ये फेडरल शरीयत कोर्ट के बाद शरीयत अपीलेट बेंच से भी ये फ़ैसला हो जाता है, तो इसी हिसाब से फिर हमारे कवानीन को और पार्लियामेंट कवानीन को और जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो निकाह नामे को रिवाइज़ करे। बलीग साहब बहुत शुक्रिया, और आपने भी एडिशन किया, काफ़ी क्लैरिटी मिली है। नदीम नूर साहब प्लीज़ योर क्वेश्चन। मैं निकाहनामे के बारे में पूछना चाहता हूँ कि इसे क्या रजिस्टर करवाना ज़रूरी है और इसका तरीक़ाकार क्या है, और क्या करवाने के यानी रजिस्ट्रेशन के कुछ फ़वाइद हैं और ना करवाने की सूरत में कुछ सज़ा या नुकसानात हैं? बिल्कुल, एक्चुअली जैसे बलीग साहब ने एक्सप्लेन किया कि निकाहनामा एक बहुत अहमियत का हामिल रखता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आप अपनी पूरी ज़िंदगी का आगे सफ़र करने वाले हैं। एक्चुअली ये राइट टू सक्सेशन, डावर, डिवोर्स, मेंटेनेंस, आपकी लेजिटिमिटी ऑफ चाइल्ड, और आपकी जो डिफरेंट हाउस होल्ड मेंटेनेंस है कि आप मंथली क्या पे कर रहे हैं, वो सब आप शराइत ऐड कर देते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता बाद में कोई ऐसे मामलात होते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की तरफ जाते हैं, तो क्योंकि इस निकाहनामे में ये शराइत आपने मेंशन की होती हैं, तो आपको कानूनी रेमेडी अवेल करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि आपको एक लीगल राइट बन जाता है। निकाहनामा को रजिस्टर करवाना बिल्कुल ज़रूरी है, लीगली भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ क्योंकि ये एक हमें राइट्स प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा, इसका रजिस्टर करवाने का तरीका ये है कि आप निकाह रजिस्ट्रार के पास इसको रजिस्टर करवाते हैं, जो कि एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करता है, इसका इंदराज करता है। यूसी में इसकी एक कॉपी जो है वो भेजी जाती है, एक कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार के पास रहती है, एक कॉपी जो है वो ब्राइड के पास होगी, और एक कॉपी दूल्हे के पास होगी। इसकी एक रजिस्ट्रेशन फ़ी मुकर्रर की गई है, जो कि बाय लॉ जो है वो 2 रुपये मुकर्रर की गई है, और अगर 2000 से ज़्यादा उसके अंदर डावर मेंशन हुआ हुआ है तो 1 रुपी पर 1000 उसके ऊपर बढ़ता जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जो फ़ी है वो 20 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम पे भी 20? जी बिल्कुल। और उसमें ये है कि जो फ़ी जो भी चार्ज की जाती है उसके अंदर 80% फ़ी जो है वो रजिस्ट्रार अपने पास रखता है, और 20% जो है वो यूसी में जो है सबमिट करवा देता है, यूनियन काउंसिल में। और इसकी जो कॉपीज़ हैं वो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम को देना ज़रूरी हैं। और इसकी जो, अगर आपने निकाह रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, इन केस आपने रजिस्टर करवा दिया, आपने कॉपीज़ ले ली, और अगर खुदा न खास्ता आपकी कॉपी गुम भी जाती है, तो आप अपनी यूसी जहाँ पर आपका निकाह रजिस्टर्ड है वहाँ से उसकी कॉपी आप निकलवा सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ तो ये तमाम काम आप नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई केस डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की तरफ चला जाता है, इन एनी केस डिवोर्स या खुला जिसमें भी, तो अगर आपके पास निकाहनामे की कॉपी मौजूद नहीं है तो ऑब्वियसली आप यूसी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप वहाँ से निकलवा भी नहीं सकेंगे। दूसरा, इसकी जो पनिशमेंट है वो 3 months इम्प्रिजनमेंट और 1000 फ़ाइन, और बोथ भी हो सकती हैं। तो जो पुराने वक्तों में अगर 25 साल पहले किसी ने किया है तो वो तो नहीं है, अगर
करवाया हुआ। सर देखिए उसमें ये है कि इसको आप कहते हैं कि अगर ये वायलेशन है, कानून की वायलेशन है, उससे ये नहीं है कि शादी ख़त्म हो गई है। जिस तरह आप अभी भी कई जगह पे मजहबी तौर पे इसको समझा जाता है कि ये कुछ ज़रूरी नहीं है, तो लोग निकाह अगर कोई रजिस्टर नहीं है, वायलेशन ऑफ लैंड जो है वायलेशन ऑफ लॉ, प्रोसीजर रिक्वायरमेंट ये कि कानून की खिलाफ वर्जी तो बिल्कुल है, लेकिन इससे ये नहीं है कि वो शादी ख़त्म हो जाती है, उसकी कानूनी हैसियत ख़त्म हो जाती है। हाँ, उसको प्रूव करने का जो आपका सिलसिला है अदालत में, अगर आपको जाना पड़ता तो आप मुश्किल में होंगे, आपको उसके विटनेसेस को प्रोड्यूस करना कानूनी पड़ेगा, तहफ़्फ़ुज़ कम हो जाए, कानूनी जी, तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल कम ऐसे। हो जाएगा। कल को जिस तरह देखें, जैसे मिस्निदा ने कहा सक्सेशन का मैटर है, यानी कि अगर आप फौत हो जाते हैं और जो बीवी है उसका हिस्सा है, तो उसका क्लेम जो है, उसका क्लेम साबित करने के लिए कि मैं इसकी बीवी हूँ, आपके पास सबसे अहम डॉक्यूमेंट यही है। अगर ये आपके यही स्केप पे आपने शादी रजिस्टर्ड नहीं करवाई है, तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगी अपना हक हासिल करने में। आप बीवी तो हैं, आप हक तो हासिल करने के लिए अदालत में जा सकते हैं, लेकिन उसको साबित करना आपके लिए उतना मुश्किल हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। यस इट इज़। निकाहनामे में जहेज़ शादी के तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र नहीं है, तो क्या इन तमाम चीज़ों को पाकिस्तान में रिकग्नाइज़ किया जाता है? ऑल्सो कि कानूनन जो ब्राइडल गिफ्ट्स और जहेज़ किसे कहा जाता है और क्या इन दोनों में कोई फ़र्क है? बिल्कुल इस तरह के डावरी का बाकायदा तौर पे एक एक्ट मौजूद है, डावरी और गिफ्ट से रिलेटेड 1976 का, तो उसके मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ तो ज़रूर दिया जाता है। और एक बड़ा बेसिक सा फ़र्क है तीनों चीज़ों में जो हम लोगों को अक्सर पता नहीं होता कि ब्राइडल गिफ्ट्स, डावरी और प्रेजेंट्स में क्या फ़र्क है। तो जो ये आपके ब्राइडल गिफ्ट्स हैं बेसिकली ये वो हैं जो लड़के वाले लड़की वाले को देते हैं, और वो शादी मतलब हक महर से हट के जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं लड़के वाले की तरफ से लड़की को, वो ब्राइडल गिफ्ट्स हैं। और जो डावरी है, जहेज़ जिसे हम कहते हैं, वो है जो लड़की को उसके माँ बाप देते हैं। और प्रेजेंट्स ये हैं कि जो रिलेटिव्स होते हैं वो लड़के को दे दें या लड़की को दे दें, जिसमें एक टर्म यूज़ होती है कि सलामी और नोरिंद्रा से हटकर, नोइंद्रा से हटकर जो है ये प्रेजेंट्स जो हैं वो आप दोनों को दे सकते हैं। बेसिक सा तीनों में फ़र्क है। नहीं देखिए, ये जो हक महर है, मुअज्जल हो या गैर मुअज्जल हो, जैसा भी बलीग साहब ने बताया, वो तो डॉक्यूमेंटेड है, ये होना चाहिए। मगर जो न्यूंद्रा है या सलामी है, वो कुछ लोग तो लिखते हैं मगर वो एक सादे सफ़े पे लिख रहे होते हैं, और वो इसलिए नहीं लिख रहे होते कि कल को क्लेम करेंगे, वो इसलिए लिख रहे होते हैं कि भाई हमने भी ये वापस देने है। दूसरी, अगर किसी को कोई गिफ्ट देता है, कार, यानी मैं जहेज़ की बात कर रहा हूँ, जहेज़ की बात कर रहा हूँ, कुछ भी देता है, तो क्या वो भी इसमें डॉक्यूमेंट होने चाहिए? और इसके अलावा जो प्रेजेंट्स लोग ला के दे रहे होते हैं, कोई फूलों का गुलदस्ता दे रहा है तो कोई और बड़ा गिफ्ट दे रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट है तो उसको बहुत ही बड़ा गिफ्ट मिल रहा है, तो क्या उन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है? सर इसका यही है कि जो कानूनन है, ये तो आपने बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स की बात कर दी, अभी हम बताएंगे कि कितना लिमिटाइज़ किया गया है इसको, कि आपने कितनी अमाउंट के गिफ्ट्स जो हैं या ब्राइडल गिफ्ट्स या डावरी आर्टिकल्स आपने देने हैं। ये आपने बहुत बड़ी चीज़ों की बात कर दी है, इसमें कानूनी रिस्ट्रिक्शन है। और हाँ, जो कानून रिक्वायर करता है वो यही रिक्वायर करता है कि आपके ब्राइडल गिफ्ट्स हैं या आपकी डावरी आर्टिकल्स हैं या आपको अदरवाइज़ प्रेजेंट मिले हैं या आपका जितना शादी के अखराजात हुए हैं, ये एक फॉर्म्स बनाए गए हैं, फॉर्म D1, D2, D3, ये आपने इनके ऊपर कवाइफ लिख के कि कितना एक्सपेंसेस हुए हैं, कितने मालियत के गिफ्ट्स वगैरह हैं, ये आपने रजिस्ट्रार को देने हैं। रजिस्ट्रार आगे ये डिप्टी कमिश्नर को देगा। ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट है जिसे हम बहुत आराम से इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इन चीज़ों का पता नहीं है और कल ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब हमने ये चीज़ें खुदा ना खास्ता अगर ये अज़दवाजी रिश्ता इख्तिताम को पहुँचते हैं तो ये कल चीज़ें हमने रिकवर भी करनी है, तो उनको भी प्रूव करने के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन होना लाजमी है। तो हर चीज़ आपके पास डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। एमएस वजीहा, ये जो सवाल था जो मैंने पूछ लिया अखराजात वाला, तो ये अगला सवाल तो आपका बनता है। ठीक है सर। अच्छा, शादी के तहफ़्फ़ुज़ और जहेज़ जो होता है वो किसकी मलकियत होती है, और अगर आपकी शादी ख़त्म हो जाती है तो फिर किसका उन पे राइट होता है? कानूनन ये तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दुल्हन को दिया गया कि जो ब्राइडल गिफ्ट्स हैं, जो प्रेजेंट्स हैं शादी के मौके के ऊपर दिए जाते हैं, ये दुल्हन की मलकियत होते हैं। शादी ख़त्म होने के बाद भी दूल्हा या उसकी फैमिली जो है वापस क्लेम नहीं कर सकता। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जो कानून ने
रिस्ट्रिक्शन एक लगाई जब 76 में ये बनाया गया, तो शादी को सादगी से करने के लिए इसके पीछे जो बुनियादी नुक्ता नज़र ये था कि शादी को आसान बनाया जाए। तो एक बहुत कम मिकदार में कहा गया कि जैसे बहुत थोड़ी सी अमाउंट में कहा गया कि आप सिर्फ इतने के ब्राइडल गिफ्ट दे सकते हैं, या कोई डर्वर है तो वो अपने जो वालिदैन अपनी बेटी को सिर्फ इस हद तक दे सकते हैं। उसके ऑल्टरनेट में कहा गया कि वरासत के तौर के ऊपर आप लड़की को उसका वरासती हक दें, ये ना करेंगे जहेज़ की शक्ल में उसको कहें जी मैंने जहेज़ दे दी और वरासत बंद कर दी, जो हमारे माशरे में होता है। इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए किया गया। दूसरा, सादगी को फ़रोग देने के लिए किया गया। मतलब आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊँ, उन्होंने कहा कि अगर ये कंप्लेंट हो जाए कि ये इससे ज़ायद मालियत जो डिफ़ाइन की गई है जहेज़ जो है वो देते हैं और कंप्लेंट हो जाती है, तो गवर्नमेंट उसको फॉरफिट कर लेगी और वो उस मालखाने में रखा जाएगा जहाँ से जो यतीम या जो गरीब बच्ची हैं उनकी शादी के मौके के ऊपर वो जहेज़ इस्तेमाल किया जाएगा और उन लोगों को दिया जाएगा। कानून ये बनाया गया। अलग बात है कि हम लोग ना इसको फॉलो करते हैं, ना ही गवर्नमेंट अब इसको इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट और सेंसो जो है अप्लाई करती हैं, ये गवर्नमेंट इदारे इनकी देखभाल करते हैं। तो लेकिन अगर आप उसी लिमिट के अंदर हैं जो कि कानून ने डिफ़ाइन किया और उसको ब्राइडल गिफ्ट मिले हैं, तो उस दुल्हन का हक है, कोई भी उससे वापस नहीं ले सकता। शादी भी ख़त्म हो जाएगी, तब भी जो लड़के और उसके पेरेंट्स ने दिए वो दुल्हन के पास ही रहेंगे, और जो लड़के को मिले वो भी दुल्हन के पास ही रहेंगे। लड़के को तो गिफ्ट का कुछ है ही नहीं, वो तो प्रेजेंट्स या वो सलामी या न्योंदरे की जो शक्ल की गई उसमें, मतलब मैं आपको बता दूं उसमें कहा गया 100 रुपये से ज़्यादा किसी को कोई गिफ्ट नहीं दे सकता। तो इतनी नॉमिनल सी अमाउंट है कि वो उसमें नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल जो ब्राइडल गिफ्ट की शक्ल में कहा गया और जो डावर में कहा गया वो दुल्हन का हक है। साद आप क्यों परेशान हो गए? नहीं सर, गर्मी लग रही है। अच्छा, गर्मी की वजह से। आप जो है वो अखराजात के बारे में, पाबंदी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? सर, अखराजात दरअसल एक कानून को मौसर होने के लिए ज़रूरी है कि जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं उनको भी एड्रेस करें कि ये कानून 1976 में बना और उसके बाद इसमें कोई तरामीम नहीं आई। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मैरिज एक्सपेंसेस का कितना इन्होंने मैरिज एक्सपेंसेस कोट किए हुए हैं लॉ के अंदर, कितने तो बहुत कम होंगे और उसके तो अंदर 76 के शायद हिसाब ही कोई से रहता हो। सर मुमकिन नहीं। आप डॉवरी आर्टिकल्स और ब्राइडल गिफ्ट, डॉवरी आर्टिकल जो खातून को उसके घर वाले देते हैं, यहाँ तो हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़के वाले हक से मांगते हैं जैसे उनको मिल रहे हैं, लेकिन ये लड़की की तरफ से लड़की को लड़की के घर वाले देते हैं हेड स्टार्ट देने के हाँ लिए। जी। और जो ब्राइडल गिफ्ट हैं जो लड़के के घर वाले लड़की को देते हैं, उनकी एग्रीगेट वैल्यू है वो 5,000 से ज़्यादा नहीं होने तो चाहिए। अब ये तो मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है। जी सर, कोई भी ऐसा नहीं है। आप करेंसी वैल्यूएशन को देखें तो 76 से आज के डिफरेंस देखें तो आज का 5,000 काफ़ी आगे बढ़ गया होगा। 76 से 5,000 एग्रीगेट वैल्यू से आपकी मुराद है कि तमाम तहफ़ को इकट्ठा करके जो Exactly. वैल्यू बने वो 5,000 है। और फिर मैरिज एक्सपेंसेस जिसमें मेहंदी, बारात, वलीमा, इसके एक्सपेंसेस 2,500 रुपये से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये कानून को रिडंडेंट बना देती हैं, उसे इनएप्लीकेबल कर देती हैं। तो इसीलिए तो आवाम जो है वो इस चीज़ को इतना फॉलो नहीं करती। अगर इस कानून को मौसर तरीके से आपने इम्प्लीमेंट करवाना है तो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस के मुताबिक ये रेट्स जो हैं ये रिवाइज़ किए जाएँ, इनके ऊपर कोई टास्क फोर्स बनाई जाए जो कि कंप्लेंट का जो रिड्रेसल सिस्टम है उसे बहुत अप्रोप्रिएटली और इफ़ेक्टिवली लोगों तक जो है रसाई हो उस कंप्लेंट सिस्टम की, और लोग ओपनली जाके वहाँ पे कंप्लेंट कर सकें और ताकि उनकी दाद रसी हो। क्योंकि आजकल जहेज़ जो है वो एक बहुत हॉट टॉपिक बन चुका है लड़कियों की देहात के अंदर, या आप जो हमारे गरीब ख़ानदान हैं वो नहीं पूरा कर सकते, लड़के की डिमांड पूरा नहीं कर सकते। तो ये एक हमारे लिए अलमिया है। इस अलमिया को दूर किया जा सकता है अगर कानून को मौसर तरीके से अपनाया जाए, कानून को अमेंड किया जाए। आपके पास अख्तियार है, कानून एग्जिस्ट कर रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ, किसी फैसले के अंदर इसको ख़त्म नहीं करार दिया गया। रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदी कोई नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप रिस्ट्रिक्शंस को अप्रोप्रिएटली ऑप्ट कर लेते हैं और इनके रेट्स को रिवाइज कर लेते हैं तो इससे बेहतर कानून नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों का बर्डन कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ फिर इसमें सजाएं भी दी गई हैं कि अगर आप ये जो 5,000 से ज़्यादा के गिफ्ट दे देते हैं या 2,500 रुपये से ज़्यादा का खर्चा कर देते हैं तो आपको 6 माह की सज़ा है, इम्प्रिजनमेंट है। और जितना जो 5,000 या 2,500 से ऊपर की जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं या जितनी भी मालियत का आपका गिफ्ट्स वगैरह दिए गए हैं उससे कम आपको फ़ाइन नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही फ़ाइन होगा, उससे कम नहीं फ़ाइन हो सकता। लाइक आपको 1 लाख रुपए के आपने गिफ्ट दिए हैं और लिमिट है 5,000 की, तो 95,000 से ऊपर का ही फ़ाइन होगा, 95,000 से कम का फ़ाइन नहीं हो सकता। तो पनिशमेंट दी गई है, सब्सटेंटिव प्रोविजंस दी गई हैं। उन्होंने बताया है कि कितने आपने जहेज़ देने हैं, कितने आपने ब्राइडल गिफ्ट देने हैं, शादी के तोहफ़े देने हैं और कितने आपने मैरिज एक्सपेंसेस करने हैं। लेकिन वो इतनी कम अमाउंट है कि आज तो 2,500 रुपये की वलीमे की एक प्लेट नहीं आती।
सही कह रहे हैं आप। इसका मतलब ये है कि जो कवानीन लिखे गए हैं उनका कोई रब्त नहीं है हकीकत से, यानी कि जो हकीकत है, जो एक क्या उसको बोलते हैं, इसके लिए बेहतर होगा कि आप आज की हकीकत की बात करें, क्योंकि अगर आप 76 से 5000 की बात करते हैं तो 76 में 5000 बहुत बड़ी अमाउंट थी। आप आराम से उसको कह सकते हैं आज के 5-6 लाख रुपए के बराबर उसमें ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड रियलिटी नहीं है, आज की हकीकत नहीं है। इसको आज की हकीकत से रेलेवेंट करना चाहिए। और मैं इसी से आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस वजह से एक डिस्कशन हो रही थी जी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की। तो इस कानून में ये भी है कि जो सजा मिलेगी वो दोनों के बाप को मिलेगी, माँ को कुछ नहीं कहा जाएगा। और अगर किसी का बाप नहीं है तो माँ को सिर्फ जुर्माना होगा, उसको सजा नहीं होगी। इम्प्रिजनमेंट जो है तो वो सिर्फ सिर्फ मर्द हजरात के लिए सजा भी मौजूद है, खवातीन के लिए नहीं है। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसके अंदर रखा गया, क्योंकि ये ना हो तो ये बराबरी गई होने, लेकिन सजा सिर्फ मेल डोमिनेट करता है तो पिस्ता भी मेल। हम इक्विटी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात नहीं करते। फीमेल, वी स्टैंड फॉर इक्विटी, नॉट इक्विटी की बात हो रही है। और ये इक्विटी को एक्सप्लेन कौन करेगा? इक्विटी इज़ लाइक कि जैसा अदल और इंसाफ में डिफरेंस होता है ना, कि अदल तो ये होता है कि दोनों में इक्वल चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, बट इंसाफ ये होता है कि अगर किसी एक के पास ज़्यादा वो अर्न कर रहा है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो उसकी ऑब्वियसली सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। एक बंदा जो उसने अपनी सर्विसेज नहीं दे रहा तो उसकी कम होनी चाहिए। वेराज जो अदल होता है वो ये कहते हैं दोनों को इक्वल दे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। सो इक्विटी डिमांड्स की जो जितनी एफर्ट कर रहे हैं उसको उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो मजदूर की तनख्वाह सबसे ज्यादा। हाँ जी, इस तरह तो मजदूर की तनख्वाह, दिहाड़ीदार मजदूर की तनख्वाह बहुत ज्यादा। अदल करी ना इंसाफ करी, बस माफ करें। अरे मैं सिर्फ एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि कवानीन होते हैं लेकिन हम लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर आपकी आज हकीकत में देखें तो एक वन डिश का कानून लागू किया गया, जिस गवर्नमेंट ने किया उसने बहुत सारे सफ़ेद पोश लोगों की ज़िंदगी आसान कर दी, लोगों के लिए अपनी बेटियों की शादी करना मुमकिन हो गया। लेकिन हमने उसमें से भी चोर रास्ता निकाल लिया। अगर आप हॉल्स में देखें तो वो लिखते हैं कि जो फ़ाइन की अमाउंट है आप वो बिल के साथ पहले जमा करवा दें और जितनी मर्जी डिशेज ऐड करवा दें। तो खुदारा अगर कानून बनता है तो उसके लिए मुफादे आमा के लिए आसान करें। आप पे कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है हर शख्स फ़ाइन पे करके अपनी बेटी की शादी कर सके। जी नहीं, इसमें सर एक 2016 में अमेंडमेंट आई थी जिसमें ये 5000 की अमाउंट को 50,000 पे ले गए हुए हैं, और अगर शादी रूरल एरिया में हो रही है तो वहाँ पे 25,000, और अगर अर्बन में हो रही है तो 50,000। और उसमें अमेंडमेंट में एक चीज़ और ऐड की गई थी कि ब्राइड ग्रूम या फिर ब्राइड ग्रूम की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ हिम कोई भी डावर, प्रेजेंट या गिफ्ट्स वगैरह डिमांड नहीं कर सकता। और अगर ऐसा कोई कर सकता है तो आप लीगली उसकी रेमेडी अवेल कर सकते हैं, और उनको 6 मंथ से लेकर 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और 10,000 का फाइन भी हो सकता है। बजाय वो हुजला रूसी में जाए वो जेल में जाए। जी बिल्कुल, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई थी कि डावर, क्योंकि मोस्टली ये देखा गया कि जब रिश्ते आते हैं तो रिश्ता होने के बाद एक लिस्ट घर पे आ जाती है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, या फिर किसी और के थ्रू कानों में बात चली जाती है कि जी वो तो ए मंगते ने, उन्होंने गड्डी भी चाहिए, उन्होंने ये भी चाहिए, ऐसे है ऐसे। तो इसके अंदर ये अमेंडमेंट बहुत मायने रखती है, जो कि हमें पता होनी चाहिए कि अगर दुल्हा या दुल्हे के बिहाफ पे या दुल्हे की फैमिली में से कोई भी डावरी आर्टिकल्स डिमांड करता है, कोई भी उनसे डिमांड करता है, या गिफ्ट्स, ब्राइडल गिफ्ट्स या प्रेजेंट्स में कि जी आप शादी में ये डालेंगे, ये इतना न्यूंद्रा होगा, या दुल्हन के हाथ आप इतने पैसे भेजेंगे, व्हाट्सोएवर, तो उसके अंदर उनको 6 महीने से लेकर 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और 10,000 का फाइन भी भरना पड़ सकता है। चित्रौल भी है, दैट डिपेंड्स। जी नदीम, शादी के तहाइफ और जहेज़ का जिक्र हो रहा था, तो क्या ये पहले आपको कोई ज़माना याद आ गया? ये मुझे याद नहीं आया। मेरा सवाल ये है कि शादी से पहले या शादी के बाद किसी भी वक्त ये दिए जा सकते हैं, या इसके लिए कुछ ख़ास टाइम फ्रेम भी मुकर्रर है? सर लीगली अगर देखा जाए तो डावरी और ब्राइडल गिफ्ट्स की एक लिमिटेशन है कि जब शादी हो रही है तो माँ बाप ने कुछ तो ऑब्वियसली अपनी खुशी से देना है अपनी बच्ची को। शादी से 6 महीने पहले या शादी निकाह होने के 1 महीने बाद तक आपके पे रिस्ट्रिक्शन है कि आप कोई भी डावरी या फिर ब्राइडल गिफ्ट्स वगैरह नहीं दे सकते। और इन केस के निकाह पहले हो गया है और रुखसती कुछ टाइम बाद है तो उस रुखसती के 1 महीने के बाद तक आप ऐसा कुछ नहीं दे सकते। ये एक प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन जो है बाय लॉ एडेड है। तो चाहे वो गर्मी हो और एसी ना अवेलेबल हो तो सर शादी के टाइम पे दे देना है तो ठीक है। बाद में भी गिफ्ट तो दिया जा सकता है, लेकिन जाहिर अगर है एक वो महीने जिसे में- डावरी कहा जाता है। सम टाइम लेटर।
1 महीना नहीं। शादी के कानून में ये कानून restriction में है। ये वो फिर डाउरी के उसमें नहीं शादी आएगा। निकाह से 6 महीना पहले या निकाह के 1 महीने बाद तक, और अगर रुखसती निकाह के बाद सम टाइम लेटर अगर हो रही है तो उस रुखसती के 1 महीने बाद तक शादी जो किया है तो अब निभाना तो पड़ेगा। जी मिस, बच्चों की शादी रोकने के लिए कोई कानून साजी अमल में हम लाई? शादी करने की बात कर रहे हैं, आप रोकने की बात कर रहे हैं। तालिबान आप अंडर एज जो मैरिज है उसके हवाले से है। बड़ा ये पुराना लॉ है, चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट है, 1929 का है। तो ये तब से ही बता दिया गया है कि एक लड़की की शादी करने की उम्र 16 साल है और लड़के की 18 साल है, जो कि अगर आप यहाँ देहातों में देखें तो 12 साल 10 साल की बच्चियों की शादी हो रही होती है, और बड़ा जस्टिफाई किया जा रहा होता है कि जी प्यूबर्टी की एज जो है अटेन कर ली गई है तो इसलिए जो है हमने निकाह कर दिए हैं, शादी कर दी। जो गार्डियन होता है, लोकल गार्डियन लड़की का या लड़के का, वो निकाह करवा देते हैं बड़े आराम से। लेकिन बाकायदा तौर पे कानून मौजूद है और इसमें सज़ा भी मौजूद है। लेकिन ये इसमें है कि शादी वॉइड करार नहीं दी जाएगी, शादी वहीं मतलब इंटैक्ट रहेगी, लेकिन सज़ा हो सकती है और साथ आपको फ़ाइन भी हो सकता है इसके अंदर अगर आप अंडर एज मैरिज वगैरह करें। नलीफाई नहीं होगी, शादी नलीफाई नहीं होगी। वो कानून में एक हक दिया गया है। जब हमने डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट के ऊपर बात की थी, ग्राउंड्स की बात की थी कि किस ग्राउंड्स के ऊपर मैरिज डिसॉल्व हो सकती है, तो उसमें एक था ऑन द ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, कि जब आप प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं और आपकी समझ बूझ इतनी बन जाती है कि मैं ये शादी नहीं चला सकता, और अभी आपका इंटरकोर्स नहीं हुआ, अभी आपका इंटरकोर्स नहीं है, तो आपके पास कॉन्सुमेट नहीं की मैरिज। हाँ जी, तो अब आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप कोर्ट से रजू करें और कोर्ट से आप जो डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है वो आप हासिल कर लें। हाँ जी, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी, कि वॉइड करार दे सकते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी जिसकी हक तलफी हुई है उसके पास ये हक है कि वो वॉइड करार दे सकते हैं। उसके पास ये ऑप्शन भी है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को या उस मैरिज को आगे लेके चल सके। अभी हम ये बात कर रहे थे जहेज़ की, और जहेज़ पे इतनी रिस्ट्रिक्शन है या ये है, और जहेज़ वो होता है जो लड़की के माँ बाप अपनी खुशी से बच्ची को अपनी को देते हैं। अब कई दफ़ा जो शादी करते हैं माँ बाप कुछ कल्चर्स में, कुछ माशरों में, तो वो दूल्हा से पैसे मांग लेते हैं कि भाई आप इतने पैसे दें। इसके मतलब क्या है? कानून साजी तो नहीं है, लेकिन आप इसको एट द मोस्ट ब्राइडल गिफ्ट के अंदर ले सकते हैं। आप खैबर पुख्तूनख्वा के वाले से कह रहे हैं, जो हमारी पश्तून बेल्ट है उसके अंदर रिवाज है कि इवन अरब्स में भी, लेकिन वो बुनियादी तौर पे होता ही है कि वो जो पैसे लिए जाते हैं वो शादी पे लगाने के लिए लिए जाते हैं, कि लड़की और लड़के की तरफ जो शादी की तकरीबात हो रही हैं वो दूल्हे ने उसके अखराजात अदा करने हैं। तो ब्राइडल गिफ्ट की हद तक कि आप इसको ले सकते हैं। इसको अगर लीगली आप टर्न करें तो क्योंकि उसमें यही कहा गया कि ब्राइडल गिफ्ट की जो डिफ़ाइन किया गया कानून के अंदर वो ये है कि जो लड़का या उसके वालिदैन लड़की को देते हैं वो ब्राइडल गिफ्ट है। लेकिन क्योंकि ये तो स्पेंडिंग के लिए दिए जाते हैं, तो ये किसी भी उसके अंदर फॉल तो नहीं करते हैं जिसको कानून ने भी अहाता किया हो। तो एक कस्टमरी है, एक कस्टम मौजूद है हमारी, सिर्फ उसको फॉलो किया जाता है। कानून ना इसको वॉइड कह रहा है ना वैलिड कह रहा है, इसके मुतालिक साइलेंट है बिल्कुल। ठीक है मिस वजीहा, आप साइलेंस तोड़ अभी बात हुई थी चाइल्ड मैरिजेस की, तो क्या मिनिमम एज तो उन्होंने बता दी कि क्या होनी चाहिए लड़के की या लड़की की, लेकिन अगर किसी की कम एज में शादी हो रही है तो कोर्ट के पास ये राइट है कि वो उस शादी को रुकवा सकते हैं, और अगर ना रोकी जाए तो फिर उसके केस में कोई पनिशमेंट? सबसे पहले तो शादी होने पे ही सज़ा है। अगर एक शख्स शादी, ये आप कह रहे हैं कि शादी होना बजाते खुद एक सज़ा? हाँ जी, अगर अंडर एज शख्स से आप करेंगे, एक शख्स अच्छा मेजर है, 18 साल की उसने अटेन कर लिया, और या अगर एक खातून सिविलियन है तो फिर उस पर भी मेजर से क्या मुराद है? मेजर है 18 साल की जो एज है उसने कंप्लीट कर ली है। खातून की सूरत में, फीमेल की सूरत में 16 साल की जो एज है उसने कंप्लीट कर ली है। अगर कोई शख्स ऐसा है जो कि मेजर है और 18 साल मर्द और 16 साल औरत की सूरत में उसने कंप्लीट कर लिए हुए हैं, और वो जानते हुए कि दूसरी जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो माइनर है, वो छोटी एज का है, उससे शादी कर लेते हैं, उसके लिए भी सज़ा है। जो निकाह ख्वान निकाह पढ़ा रहा है उसके लिए भी सज़ा है, सब पढ़े जान के। और जो गार्डियन या पेरेंट्स हैं जो उस टाइम पे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, जिनकी सरपरस्ती में वो मैरिज हो रही है, उनके ऊपर भी सज़ा है, लेकिन सज़ा बहुत नॉमिनल है। 1 माह कैद है और 1000 रुपये जुर्माना है।
दूसरा जो कोर्ट के अख्तियारात की बात की है, कोर्ट को अगर लगता है या कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है कि फ़लाँ जगह पे एक अंडर एज शादी कमिट होने वाली है और वहाँ पे कोर्ट के पास अख्तियार है कि वो इंजंक्टिव ऑर्डर दे दें, वो स्टे करवा सकती है, वो रुकवा सकती है उस शादी को। और अगर स्टे ऑर्डर के बाद भी शादी कर ली जाए तो 3 साल कैद है और 1000 रुपये जुर्माना है। आप कंटेम्प्ट में चले गए, कोर्ट के ऑर्डर के कंटेम्प्ट में चले गए, तो यहाँ पे भी सज़ा का तयन किया गया है। ये तो आपने कानून में क्या क्या शिकें हैं, क्या क्या हैं, वो सब आपने बता दी। अब ये बताएं कि आप लोगों के कोर्ट में या अपने एक्सपीरियंस में क्या ये इम्प्लीमेंट होती देखें आप? बहुत सारे कानून, जिस तरह चाइल्ड मैरिज, रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट है कि शादी कम उम्र में है वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल इसका है। जहाँ तक आप गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं वो तो खैर इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी जगह पे उसका वजूद नहीं है, बल्कि शायद कोई ऐसे इदारे भी जिनको नहीं पता कि उनके इख्तियारात में ये चीज़ शामिल है, कोई इस पर नोटिस ले सकते हैं। एक आप कह लें कि मतरूक हो चुका भाई ये ऐसा जो इसके लिए है कानून, इन फील्ड नहीं है, इस्तेमाल नहीं हो रहा। बाकी जहाँ तक बात है निकाहनामे की, ये सारी चीज़ें तो प्रैक्टिकल हैं। मैंने इसीलिए आपको एक जो दिखाया कि लोग ये गलती करते हैं, इसको ना करें, इसको प्रॉपरली फिलअप करें, खुद से करें। निकाह ख्वाह प्रॉपर शख्स नहीं है जो ये बताए कि आपको कौन सी शराइत इम्प्लीमेंट करनी वो चाहिए। तो कहेगा बस अब मैंने पढ़ा दिया। निकाहनामा फिल करना एक्चुअली लड़का और लड़की का हक है कि वो अपनी कंसेंट से इस निकाहनामे को फिल करें, साइन करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर एक कस्टम बन चुका हुआ है कि निकाहनामा या तो निकाह ख्वाह फिल कर रहा होता है या फिर घर के 2-4 बड़े बैठ के तो उसको बस फिल करके तो एक खाना पूरी कर देते हैं और सिर्फ कबूल है कबूल है कबूल है को निकाह समझा जाता है। जबकि ये निकाहनामा एक इतना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आपकी पूरी मैरिटल लाइफ बेस कर रही है। और हमारे पास जो डेली लाइफ में हमारे पास जो केसेस आते हैं, जब खुदा न खास्ता ये जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद रिकवरी में जाते हैं तो डावरी को प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज अगर काफ़ी साल हो गए हैं तो माँ बाप रसीदें संभाल के तो नहीं रखेंगे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह अगर जो दिए हुए हैं या कोई भी उसको जो जहेज़ में चीज़ें दी हुई हैं, गिफ्ट्स दिए हुए हैं, उनके रसीदें तो संभाल के हर कोई नहीं रखता। तो आप उसको प्रूफ कैसे करेंगे? कोर्ट आपसे एविडेंस मांगती है। तो ये इसके अंदर जो शिकें और फिर इसके अंदर जो क्लॉजेस डाले गए हैं कि आप अपनी लड़की अपनी तरफ से शर्त रख सकती हैं, शराइत अपने हस्बैंड के लिए कि ये मुझे माहाना ख़र्चा कितना देगा, या फिर ये दूसरी शादी सारी ज़िंदगी नहीं कर सकता टिल आई एम अलाइव, इस तरह की शर्तें रखवाई जा सकती हैं। अपने लिए भी खतरनाक हो सकता है। सर डिपेंड करता है। और दूसरा हस्बैंड के पास भी ये राइट मौजूद है कि अगर वो उसको डिवोर्स का राइट दे रहा है, जो कि देना चाहिए, एक औरत के पास भी हक होना चाहिए कि मर्द के हक में जाता है। सर होना चाहिए। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है जो औरत, देखें उसके पास राइट तो मौजूद है उसको डिज़ोल्व करने के लिए, उसने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के खुला तो ले लेनी है अगर वो उस चीज़ से खुश नहीं है या कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं। वाई नॉट टू सिंप्लीफाई इट, कि जब अल्लाह ने उसको एक हक दिया है और निकाहनामे में एक क्लॉज मौजूद है, लॉ भी उसको मौजूद उसको हक दे रहा है, तो वहाँ पर अगर हम इसको एक सिंप्लीफाई कर देते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा कि कोर्ट्स के अंदर जाकर प्रोसीजर्स लंबे ना हों और आसानी से आपको हक मिल जाए अपना। दूसरा सर, निकाहनामे के अंदर एक वकील का कंसेप्ट दिया गया है। अगर पार्टीज़ जो हैं वो निकाह ख्वाह के सामने नहीं आती तो वकील मुकर्रर कर दिए जाते हैं। तो ये वकील कौन है? ये गार्डियंस ही हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स हो जाते हैं, जो फिर उनके बिहाफ पे निकाहनामा फिल करवा रहे होते हैं एंड देन जाके सिर्फ साइन अंगूठे करवा लेते हैं और कबूल है हो जाता है। दूसरा सर, रिडंडेंसी जो कानून की इनएप्लीकेबिलिटी है जहेज़ से रिलेटेड, ये हम कोर्ट्स के देख सकते हैं। जैसे बलीग साहब ने बात की कि एक पनिशमेंट ये भी है कि जो आपकी एक्सेसिव अमाउंट की डॉवरी आर्टिकल्स हैं या ब्राइडल गिफ्ट्स हैं वो आपसे स्नैच करके आपसे लेके वो किसी गरीब जो खातून है या मर्द है उसकी शादी के अंदर इस्तेमाल होंगे। लेकिन इस चीज़ को ऐसे तो बहुत से गरीब हैं आपको लेकिन इनको फैसला जात जो हाई कोर्ट के फैसला जात हैं उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। और तभी ये देखें कि हमारे यहाँ जब कोर्ट में केस जाते हैं तो डॉवरी आर्टिकल्स 5-5 लाख 6-6 लाख या इससे भी ज़्यादा के अमाउंट के बना के दे दिए जाते हैं कि जी हमने तो इतने जहेज़ का सामान दिया था, हमने तो इतने गिफ्ट दिए थे, इतना सोना था उसको जो हमने एज अ गिफ्ट दिया था। तो वहाँ पे फिर कोर्ट ये नहीं करती, नहीं क्योंकि 5000 की रिस्ट्रिक्शन है तो बाकी ऊपर वाला तो जब्त सिर्फ आपको 5000 मिलेंगे, ऐसा नहीं है। फैसला जात मौजूद है, तो एक उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन जी, ये फैसला जात मौजूद है कि जब एक बार लड़की को चीज़ ट्रांसफ़र कर दी है, कोई गिफ्ट दे दिया गया है, उसकी ऑनरशिप उसके ऊपर इस्टेब्लिश हो गई है तो वो उस खातून की ही है।
वो चाहे जितनी भी मालियत की हो वो रिकवर कर सकती है कोर्ट से। तो ये जो प्रैक्टिस हो रही है और ये जो कानून है, थ्योरी एंड इन प्रैक्टिस दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है। तो वही जो पहले बात हो रही थी कि कानून को मौसर अंदाज से अपनाया जा सकता है अगर उसमें प्रॉपरली तरमीम कर दी जाए प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसिस के मुताबिक। मिस मजीहा, आपने अब और कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। हैं? मिस मनहर, नदीम नूर साहब के ने तो अपने होंठ ही सी लिए, आप सी दिए गए हैं और सी भी नहीं करनी। हैं? आप सबका बहुत शुक्रिया जॉय ऑफ जस्टिस के फोरम से। आज भी आपने बहुत सारी मालूमात दी और मुझे यकीन है कि हमारे लिए भी और हमारे नाजरीन के लिए भी बहुत इनमें इंफॉर्मेशन होगी, और इसको जहन में रखते हुए हमें आगे ऐसे ही प्रोसीड करना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। आपकी कोई फीडबैक है, कोई सवाल है तो ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।